वीनस नाज असलम है। मैं एबटाबाद की रहने वाली हूँ। मैंने सखी सहेली शो देखा है जो कि इंतहाई इंफॉर्मेटिव है और हमारे माशरे और कल्चर के लिए भी बहुत ही अहम है, जिसमें कि नौजवान नस्ल के लिए और हमारी आगे कम्युनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेडीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैं समझती हूँ। नौजवान बच्चियों के लिए जिसमें बात की जाती है औरतों के हकूक़ के बारे में, अर्ली मैरिजेस के बारे में, जो कि हमारे मुआशरे के लिए अच्छा है कि नौजवान नस्ल इसको जाने, इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाए। मैंने खुद भी ये शो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को देखें और इससे और ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। ऐसे प्रोग्राम हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है और चलने चाहिए, और ज़्यादा चलने चाहिए। शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम रेचल नईम है और मैं रावलपिंडी से हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक शो सजेस्ट किया और मैंने उससे देखा और मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि ये शो हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जिससे हमें अवेयरनेस मिलती रहे। और मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि आप लोग ये देखें और इसके रिव्यूज़ दें। थैंक यू सो मच। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते, पसंद करते और अपनी ओपिनियंस हमें भेजते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो ख़ास तौर पे ख़वातीन के मसाइल के बारे में है, जिसमें हम ख़वातीन को बहुत सारी मालूमात फ़राहम करते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरी प्यारी सहेली नादिया और मेरी प्यारी सहेली नरगिस। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो आइए पूछते हैं कि हमारी प्यारी सहेलियां इसके बारे में क्या कहती हैं। जी नरगिस, बहुत प्यारी लग रही हैं आज आप। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ उस्मा, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा नरगिस, आजकल क्या मसरूफियात हैं? उस्मा, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा काम जो है वो विमेन एम्पावरमेंट का है, तो ख़वातीन के मुख्तलिफ मसाइल पे हम काम कर रहे हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत एक्साइटेड है मेरे लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम रोज़ देखते हैं। और जैसे वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ानदानों के बहुत सारे मसाइल हैं, तो मुझे लगता है कि जिस बात पर आज हम बात सब करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम होने वाला है। इम्पॉर्टेंट है, इस पे बात होनी चाहिए इस टॉपिक पे। नादिया, आप कैसी हैं? मुझे बताएं ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा। मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो थैंक यू। जैसे कि आज का टॉपिक है कि शादी राइट। से पहले कुछ हम्म। ऐसी ट्रेनिंग्स बिफोर होनी एंड चाहिए, आफ्टर। हाँ, बिफोर और आफ्टर। तो वो ना ही इसके ऊपर सोचा जाता है और ना ही लेजिस्लेशन है और ना ही कोई तरीकाकार प्रॉपर तरीके से वाज़ेह है। तो आवाज़ उठाने का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आपने प्रोवाइड किया। ज़बरदस्त। नरगिस, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम इस टॉपिक पे अगर बात करते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? एक्चुअली ये है क्या? देखिए, किसी भी चीज़ में अभी जैसे आजकल तो पाकिस्तान में तो अभी ये नया टॉपिक है, लेकिन ये इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा स्कोप हासिल था। और लोग जो हैं वो शादी से पहले इसको बाकायदा एक तरबियत के तौर पर लेते थे और इसको एक रहनुमाई के तौर पर, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा, जिस तरह मुख्तलिफ काउंसलर्स जो थे, इसके बाकायदा उन्होंने कहना चाहिए कि ऑफिसेज़ हैं सेटल्ड, जिसमें लोग जाते हैं और काउंसलर से अपने लिए गाइडेंस लेते हैं। तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही बात कर रही थी कि जैसे स्कूल्स में अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे उन्होंने काउंसलर्स को रखा है कि वो बच्चों को गाइड करें, उनकी काउंसलिंग करें। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब किसी ने ज़िंदगी का आगाज़ करना है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या मसाइल खड़े हो सकते हैं, और उन मसाइल से निपटने के लिए और उन सारी मुश्किलात से कहना चाहिए बचने के लिए पहले से आपको पता हो कि आप एक दूसरे को समझ सकें। हमारे मुल्क में जो है ये ऐसी कोई फैसिलिटी फ़िलहाल नज़र नहीं आती है, लेकिन ये एक बहुत अहम है कि लोगों को बताया जाए कि ज़िंदगी गुज़ारनी कैसे है। बिल्कुल। अच्छा, आपने ज़िक्र किया कि स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अब काउंसलर्स की हायरिंग स्टार्ट हो गई है जी। ताकि उनकी ज़िंदगी के मसाइल वगैरह में उन्हें हेल्प या जी, जी। गाइडेंस मिल सके। तो अब जैसे स्कूल स्कूल एज के बाद वाली एज है जिसमें बच्चे मैरिड गर्ल्स जो हैं वो मैरिटल की तरफ जाती हैं, हुँ, जैसे हुँ, हुँ, हुँ। अर्ली
18 हो सकता है या आफ्टर 18 यानी कि 25 इयर्स ऑफ यस। एज या 22, ऐसी लड़कियों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है? तो स्कूल्स में भी आपको पता है ये इतना आम नहीं है, हर स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है कि बच्चों को काउंसलिंग दी जाए। बहुत से अभी कहना चाहिए लीड क्लास के स्कूल हैं जिसमें ये फैसिलिटी है, लेकिन हर जगह पे बच्चों के लिए काउंसलर्स मौजूद नहीं हैं। और सेम है कि जब हम इसमें जाते हैं, शादी की तरफ हमारी बच्चियां जाएंगी या बच्चे जाएंगे, तो उसके लिए भी कोई फैसिलिटी इनफैक्ट कोई जो है एज सच कोई अवेलेबल नहीं है। और ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चियाँ जा सकें, बच्चे जा सकें और जाके बात कर सकें। गवर्नमेंट ने एक शुरू किया था आगाज़ के नाम से एक प्रोजेक्ट 2021 में, लेकिन वो पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे कोई ऐसा कोई स्टेशन, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, कोई ऐसा हाउस नज़र नहीं आ रहा जो कि हमारे बच्चों को कल को कोई काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा। ना हमें किसी ने की थी और ना अभी फ़िलहाल कोई नज़र आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे मतलब इतना कॉमन कल्चर नहीं है इन चीज़ों का। जी। जैसे आपने कहा कि हमें किसी ने हुँ। काउंसलिंग नहीं दी या इस तरह की कोई अवेयरनेस नहीं थी पहले से। नादिया, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लेना चाहती हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, वो कितनी एजुकेटेड है इस बारे में कि वो इस तरह की डिस्कशन को पॉज़िटिवली ले? जहाँ तक बात है कि जैसे नरगिस ने बात की है, बिल्कुल सही की है कि प्रॉपर नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात करें हम क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो पुकारों का टाइम ड्यूरेशन है, वो हुँ। चर्च में आएँगे और साथ ही चर्च के जो फादर हैं या जो भी मुनाद वहाँ पे अपॉइंट किए होंगे, हुँ, वो उनको मज़हबी तौर पे भी और दूसरे तरीके से समझाएँगे कि हुँ, आपने अपनी लाइफ़ को किस तरह मसीह में लेके चलना है। एज़ ए मियाँ-बीवी आप दोनों जो हैं, 2 जिस्म और 1 जान होंगे और उसको कैसे आके आपने लेके चलना है। बस मुझे तो यही याद है कि तब सब लोग मिठाई लेके आते हैं, तो हम नहीं मिठाई खाते हैं तब चर्च में। लेकिन ये ट्रेंड जो है वक़्त के साथ-साथ ख़त्म हो गया हुआ है। हुँ, हुँ, क्योंकि आपको भी पता है कि अब चर्चेज़ और मिनिस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जो हमारे पुराने मेन चर्चेज़ थे, हुँ, वो अपनी कहीं न कहीं साख खो बैठे हुए हैं। इससे हुँ, नरगिस भी एग्री हुँ, करेंगी। तो उनके पास लोग आते हैं सिर्फ़ एक मेंबर होने के नाते। हुँ, कोई भी मसला नहीं उनके पास आता चर्च के अंदर। हुँ। वो पहले से खुद ही घर में कर देते हैं। ले अच्छा, इस टॉपिक पे मज़ीद हम बात करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट लाइक कि चर्च मतलब किस तरह हुँ। से कंट्रीब्यूट करता है या कर सकता है या करता रहा है। किस मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वर्क करती हैं। मैंने देखा है कि आपकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है। एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं मैरिटल लाइफ में? असल मसले क्या होते हैं लोगों के? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उज़्मा, और मुझे लगता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम जो शुरू होती है ना, वो ये कि अपनी बेटियों को नहीं सिखाते हैं कि उसने ससुराल में जाके रहना कैसे है, जीना कैसे है। और फिर वहाँ चल के जब पता जाती हैं तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जा रही हैं, बेटियाँ जो हैं बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ दूसरे घर में जा रही हैं। सेम उधर से भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि लड़की आएगी और वो सारी चीज़ें अपने आप को सैक्रिफाइस करेगी, ये करेगी, ये करेगी। तो जो एक्सपेक्टेशंस है ना, यही असल में वजह बनती है दुख की और तकलीफ की। फिर हमारे बच्चों को कोई ख़ानदानी ज़िंदगी को प्लान करने के बारे में नहीं सिखाया जाता। उनको नहीं बताया जाता कि आप अपनी फैमिली की ख़ानदानी मनसूबाबंदी कैसे करेंगे। फिर हुँ, उनको नहीं सिखाया जाता कि आपकी माली मनसूबाबंदी कैसी होगी। बिल्कुल उसका ठीक है? इफ़ेक्ट बहुत उनको ज़्यादा कोई होता है। जो कहना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। हुँ, उनको नहीं बताया जा रहा कि आपने अपने माली मामलात को या अपने पैसे को, अपनी माशियत को कैसे कंट्रोल करना है। और उनको नहीं बताया जाता कि भी बेटे चादर देख के पाँव फैलाने हैं, कैसे आपने अपनी जितनी सैलरीज़ हैं उसके अंदर कैसे दोनों ने मिलकर अंडरस्टैंडिंग के हुँ, साथ, हुँ, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हुँ, दोनों एक असल में बीवी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा हक बनता है। और हस्बैंड को ये लग रहा है कि मैं सब कुछ कमा के ला रहा हूँ तो इसको सैक्रिफाइस करना चाहिए, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरतों को, बस जो मिल रहा है उसमें गुज़ारा करें। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल जब इतना डिस्टर्ब होता है तो फिर फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आता है। हुँ, बीवी अपनी मर्ज़ी से कुछ लेना चाहती है, शौहर अपनी मर्ज़ी से कुछ करवाना चाहता है, फिर उधर फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिसबैलेंस क्राइसिस होनी शुरू हो बहुत जाता ज़्यादा है। आ हाँ, जाते हैं। और आपको पता है अभी जो माली सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में है वो तो बहुत ही ज़्यादा हुँ, दिन-ब-दिन वर्स होती जा रही है। हुँ,
तो ये एक चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जो पीछे से आए हुए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर एक लड़की ने अपने घर में देखा कि मेरी माँ मेरे बाप की इज़्ज़त नहीं करती थी, तो वो भी वैसे ही अपने शौहर को ट्रीट करेगी। अगर ऐसे उसने देखा कि मेरी माँ मेरे बाप की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मेरे बाप का हुक्म माना जाता था, तो वो वही करेगी। तो कुछ चीज़ें वो तजर्बे से सीख के आई है, जिसको वो वहाँ पे भी वैसे ही करेगी। कुछ चीज़ें जो वो हालात के मुताबिक आगे से रिस्पॉन्स करते हुए कॉन्फ्लिक्ट में जैसे भी उसको समझ आती है, वो जवाब देती है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं ख़ानदानों में, और अभी जो ख़ानदानों के टूटने का रुझान है, वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और ये चाइल्ड टॉलरेंस लोगों में टॉलरेंस ख़त्म लेवल हो गए बहुत हैं। कम हो रहा है। नादिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आप तो कोर्ट में होती हैं, आप डेली डेली बेसिस पे इतने केसेस देखती हैं, तो हमारे ना कुछ रसूमात बहुत ज़्यादा हैं कि रिक्वायरमेंट पूरी करनी दूल्हे वालों की और दुल्हन वालों की, रिक्वायरमेंट्स का सिस्टम बहुत होता है कि ये रस्म करनी तो ये चीज़ देनी, वो रस्म करनी। तो आप इतना केसेस डील करती हैं, ज़्यादा डिवोर्स केसेस क्या इस वजह से भी आ रहे होते हैं कि लोगों ने फाइनेंशियली या मटीरियलिज्म में आके चीज़ें गिफ्ट नहीं दिए, या कोई रीजंस खास जो आपको लगता है कि इसकी वजह से डिवोर्स रेशियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है? देखिए, अगर ब्राइडल गिफ्ट्स की बात करें तो वो मैंने नहीं अभी तक देखा कि सिर्फ इसकी वजह से डाइवोर्स हुई हो। डाइवोर्स जो ज़्यादातर आ रही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लड़की ने वो फ़ोन के ऊपर, या तो वो फ़ोन जो है कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क तो बन गया, दूरियां हुँ, जो है वो कम की हैं, हुँ। लेकिन वो साथ साथ उस दूरियों को जो कम हुई है ना, वो भी खतरनाक हो गई हैं। नादिया, नरगिस, क्यों ना अवाम की राय लें कि अवाम इस बारे में क्या कहती है प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में। नाज़रीन, हम जाते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ। इसमें हम अवाम की राय जानेंगे कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग की हमारे माशरे में क्या अहमियत है। आइए देखते हैं अवाम की राय। कि इस मामले में मुझे लगता है कि हमें शुरू से अवेयरनेस देनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जब लोग बच्चे खुद निकलते हैं इसको ढूँढने के लिए, तो वो बहुत गलत तरीके से इस चीज़ को ढूँढते हैं, जबकि एक ये नेचुरल चीज़ है। इसके बारे में शुरू से बच्चों को और किसी को भी जो है ना वो अवेयरनेस देनी चाहिए। प्री मैरिज काउंसलिंग में ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी, जहाँ का पोस्ट मॉडर्न का दौर है, जहाँ दोनों आपके विमेन और मेन दोनों वर्किंग है। उनका आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ चलना, कि उन्होंने अपनी शादी को लेके चलना कैसे है, उनका आपस में एक-दूसरे से बात करना, फिर काउंसलिंग सेंटर्स में जाना कि आया कि शादी के बाद आपको कौन-कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। रिलेशनशिप ना भी हो तो नॉर्मली हमें इस कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए कि उन काउंसलिंग सेंटर्स का क़याम किया जाए, ताकि बच्चे-बच्चियों को पता चल सके कि हमें शादी के बाद चैलेंजेस के साथ कोप अप कैसे करना है। प्री मैरिज काउंसलिंग को अहमियत बहुत कम दी जाती है, और ये मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और मैं इसको ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फेलियर है पूरी सोसाइटी का। तो प्री मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक बड़ा मेजर इशू है हमारा जो कि प्री मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड है। हम यूजुअली इस चीज़ को फ़ोकस नहीं करते और फीमेल्स को गाइड नहीं करते। मुझे लगता है कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए, वो यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए, जिसमें आपको फीमेल्स को गाइड किया जाए। अगर आप जो है वो आफ्टर मैरिज एक सक्सेसफुल शादी गुजारना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्री मैरिज काउंसलिंग। तो अगर फैमिली उनको अच्छी तरह गाइड करेगी, उनको पता चलेगा यार ये आप जिस घर में जा रही हैं वही आपका घर है और उन्हीं की आपने सपोर्ट करनी है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी, नरगिस और नादिया, आपने अवाम की राय सुनी। काफ़ी ज़्यादा इसी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू गए हैं कि हमारे माशरे में इसकी ख़ास कोई अहमियत नहीं है, या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इस तरह की कोई सर्विसेज या इस तरह की कोई सपोर्ट दी जा सके लोगों को। ये बिल्कुल सच है जो कहा जा रहा था, और बिशप इरफान बहुत अच्छे प्री मैरिटल काउंसलर हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को गाइड भी करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने 30 साला तजर्बे में ये सीखा कि जब कोई बहुत कम पेरेंट्स थे जो खुशी से अपने बच्चे को लेके आते थे, अपनी बेटी को और अपने बेटे को, कि ये बैठेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स शॉपिंग के लिए बच्चों को ले जाते थे इकट्ठे, लड़का लड़की को, लेकिन जब ये बात करते थे तो उनको कहते थे नहीं, निकाह से पहले हम चर्च में बच्चों को नहीं लेके आएंगे, ये दोनों आपस में नहीं बैठेंगे। जबकि इसका मकसद ये होता है कि
जो काउंसलर होता है वो पूछता है कुछ बातें और फिर उन दोनों के ओपिनियंस, जैसे मिसाल के तौर पर लड़के से भी कुछ सवाल किए जाते हैं जिससे उसके कंसर्न्स, उसके डाउट्स, उसकी चीज़ें जानी जाती हैं कि वो क्या सोच रहा है, और लड़की से भी कुछ सवाल किए जाते हैं, पूछा जाता है कि उसके ज़हन में क्या खदशात चल रहे हैं और वो क्या सोचती है शादी के बारे में। और फिर जो काउंसलर होता है वो गाइड करता है कि कैसे वो दोनों एक होंगे, वननेस की बात है, एक दूसरे पे ट्रस्ट की बात है, या अपनी अपनी बॉडी, अपना बदन दूसरे के सपोर्ट करने की बात है। ये बहुत हसीन इमेज है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है जो बाइबल मुकद्दस में दी गई है कि शौहर और बीवी एक तन होते हैं, एक बदन होते हैं, और फिर दोनों कैसे एक दूसरे को कवर करते हैं, एक दूसरे को छुपाते हैं, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देते हैं। ये नहीं कि भाई बीवी उधर जाके बातें कर रही है, शौहर उधर जाके बातें करता है। और आप यकीन करें कि आज फैमिली यूनिट ख़राब होने की वजह ये है कि बीवी के अपनी फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, अपने लोग हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर रही है, जिनके साथ वो शेयर कर रही है, और इधर लड़के के अपने फ्रेंड्स हैं, अपने सब लोग हैं जिनके साथ वो शेयर करना पसंद और कर रहा है। हर कोई अपनी 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 ओपिनियन ओपिनियंस देगा दे रहा है और उसमें। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा ये यूनिट खराब हो जाएगा, ये एक वननेस टूट जाएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? ये जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये टूट जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब खानदान टूटते हैं तो खुदा को दुख होता है, खुदा को ये पसंद नहीं है, इट्स रियली पेनफुल। और जैसे यहाँ पे कहा भी गया है, राय भी दी गई कि आजकल रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। और जैसे आपने पहले एक बात भी की थी कि लोग गिफ्ट्स की वजह से नाराज हो जाते हैं, दिलों में बात रख लेते हैं, हम गए थे वहाँ ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं खिलाया गया, ये नहीं पिलाया गया। हालांकि वो जिंदगियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि दो लोग मिले हैं, उनकी ज़िंदगी, एक ख़ानदानी ज़िंदगी नरिश हो रही है, नशोनुमा पा रही है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। और ये सोचना ज़रूरी है कि ये दो ज़िंदगियाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ये दो कीमती ख़ानदान डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आप अपने ग्रजेस और अपनी फीलिंग्स बीच में ले आएंगे। और मेरा ख्याल है नादिया इसमें आपको बहुत अच्छा बता सकती है, क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले एक केस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें सिर्फ मसला था फीलिंग्स का कि मुझे ये कह दिया गया, मुझे वो कह दिया गया और ख़ानदान डिस्ट्रॉय कर दिया। नादिया प्लीज़ आप शेयर करें कुछ। जी, बिल्कुल, नरगिस ने तो, मैंने और उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया, क्योंकि फ़ॉर्मेशन जब फैमिली की होती है तो वो मियाँ-बीवी के साथ-साथ अगर बच्चे हो गए हैं, तो वो भी अटैच हो रहे होते हैं। तो जैसे बात उसमें उस केस के अंदर था कुछ नहीं था, सिर्फ़ ईगो थी या घर के बाहर वाले लोगों की इन्वॉल्वमेंट। तो हम लोग फ़ोर्स यही करते हैं कि दोनों मियाँ-बीवी बैठ के डिस्कशन करें। उनकी सिटिंग्स कराई जाती हैं ताकि कोई भी रिश्ता जो है ना, इस तरह गलतफ़हमियों की बिना पे टूटे ना, क्योंकि ज़्यादातर मसला आ रहा है कि मियाँ-बीवी आपस में बैठते नहीं हैं। बैठते नहीं हैं और डिस्कशन नहीं होती। जब डिस्कशन नहीं होगी तो फिर गलतफ़हमियाँ दूर नहीं होंगी। नादिया, बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है जो आप बता रही हैं कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि डिस्कशन जनरेट हो ताकि गलत फहमी जो है वो दूर हो। कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को। मैं सोच रही हूँ हम अपनी सखी का एक ख़त पढ़ लें, क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल, क्योंकि उसका भी मसला जो है सुनना है वो हमने। सुनना चाहिए। ठीक है। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि ये हमारी सखी हमें क्या लिखती हैं। नाज़रीन, हमारी सखी हमें लिखती हैं, मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। मेरे वालिद और इनके दोस्त बचपन ही से बहुत अच्छे दोस्त थे और वो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। और जब मैं 14 साल की ही थी और उनके दोस्त का बेटा 18 साल का ही था तो हमारी शादी कर दी गई। हम दोनों को नहीं पता था कि रिश्ते क्या होते हैं, कैसे निभाए जाते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि बचपन ही में मेरी माँ वफ़ात पा गई थी और मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। ना ही मेरे शौहर को कुछ पता था और इसी तरह हम दोनों की लाइल्मी की वजह से हमारा बच्चा फौत हो गया। और इसके बाद मुझे ससुराल में भी बहुत बातें सुननी पड़ी और मेरा और मेरे शौहर का रिश्ता भी वैसा नहीं रहा। हम में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे और बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता है कि मेरी उम्र अभी खेलने और सीखने की थी। मैं और मेरा शौहर अब भी नहीं समझ पा रहे कि हम अपने रिश्ते को कैसे बरकरार रखें। आपकी सखी। नरगिस और नादिया, इससे पहले कि हम अपनी सखी को इसके बारे में कुछ बताएं, क्यों ना एक ब्रेक कर लें।
नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस ख़त पे कमेंट करें, आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी सखी का ख़त पढ़ा था और अब देखते हैं कि नरगिस और नादिया इसके बारे में क्या कहती हैं। जी नरगिस, आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो ये जैसे नादिया भी अभी आपसे बात कर रही थी कि ये तो मैरिज है। शादी लीगल नहीं लग रही है, क्योंकि ये एज से पहली अर्ली मैरिज वाली एज है, और मेरा ख्याल है बच्ची से भी पहले उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना ज़रूरी थी कि भाई ये सही राइट एज नहीं है उनकी शादी के लिए। बहरहाल एक हमें पता है कि 18 साल से पहले शादी करना मुनासिब नहीं है बच्ची की सेहत के लिए, और उसके कहना चाहिए बहुत सारे दूसरे मसाइल से बचने के लिए बेहतर है कि आप उसको आइडियली जो मेडिकली कहा जाता है वो 20 साल की उम्र है, जिसमें अच्छी प्रोडक्शन कहना चाहिए बर्थ के लिए और फर्टिलाइजेशंस के लिए और अच्छा फर्टाइल होने के लिए वो आइडियल एज है कि वो 20 से ऑनवर्ड जब भी माँ बनना चाहती है खातून तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये उसकी कहानी से जो उसका दुख है वो बयान हो रहा है, और जो मसाइल वो उसको दरपेश और हैं। उसने ये कहा है ना कि मैं खेलना मेरे चाहती खेलने के थी, दिन मैं थे पढ़ना एग्जैक्टली, चाहती वो थी। तो उसमें अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो वो 7th 8th क्लास की बच्ची होगी, जब शादी होगी तो क्या उस पे गुजरी होगी, उसके ख्वाब टूट गए और सारी चीज़ें, और वो टूटे हुई सोच के साथ वहाँ पे पहुंची है। फिजिकली डेवलप ही नहीं। फिजिकली वो डेवलप ही नहीं है। तो और फिर जब ऐसा बोझ डाल दिया गया तो प्री मैरिटल में असल में यही सिखाते हैं काउंसलिंग में कि कब आपने अपने शौहर और बीवी ने आपस में जो है वो फिजिकल होना है, एक रिलेशनशिप बनाना है, कब नहीं करना, ये भी चीज़ें गाइड की जाती हैं। क्योंकि ये हमारे मुआशरे में जो शर्म का कॉन्सेप्ट है ना कि माँ बच्ची से नहीं शेयर करती कि जी शर्म आ रही है, मैंने अपनी बेटी से ये बातें नहीं करनी है, ये सही नहीं है। अपनी बेटी को गाइड करना है, उसकी रहनुमाई करनी है कि उसको कैसे किस हालत में शौहर के पास जाना है, किस हालत में नहीं जाना, और किन किन चीज़ों में उसको परहेज करना है। मिसाल के तौर पर अगर उसने कंसीव किया था तो उसको बताना ज़रूरी था कि अभी उसे अपने शौहर के पास नहीं जाना, और शौहर को भी गाइड करने की शायद ज़रूरत थी कि उसको भी अपनी बीवी से परहेज करना है। लेकिन आप देखें कि ऐसी चीज़ में कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि उनकी लापरवाही से बच्चे की डेथ हो गई, और कितना बड़ा नुकसान हुआ, कि ज़िंदगी ज़ाया हो गई, और फिर इल्ज़ाम उसी बच्ची पर आ रहा है कि भाई आपने जो है वो बच्चे की डेथ आपकी वजह से हो गई। शायद उसको किसी सास ने, किसी माँ तो थी नहीं, माँ तो मर गई है, और वो सेल्फ ब्लेमिंग भी हो रही है बहुत ज़्यादा इसके सेल्फ अंदर ब्लेमिंग, के ट्रॉमा लाइक में से शायद गुजर रही है। हमारी वजह से ऐसा हो सकता है कि कोई मेडिकल रीज़न बन गई हो, और मेडिकल रीजंस लैक हो ऑफ सकती हैं। अवेयरनेस भी तो है ना कि वो बिल्कुल, खुद को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रॉब्ली यही रीज़न हो सकते या हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन है या मेडिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या पता नहीं था। ऑब्वियसली उनको लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। नादिया, लीगली तौर पर क्या एज है गर्ल्स की मैरिजेस की? और जी, उस्मा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। लेकिन यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर एज के ऊपर, मैरिज एज के ऊपर बहुत सारा डिफरेंस है। क्योंकि इस्लामिक लॉ के मुताबिक अगर देखें तो जैसे ही लड़की प्यूबर्टी अटेन करती है, चाहे वो अब जैसे-जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जा रही है, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो लड़की अगर एज भी चेंज हो रही हाँ है। जी, वो 13 साल से पहले हम्म भी उनका जो है साइकिल वो शुरू हम्म हो जाता है, तो वो तो उसके मुताबिक है। इवन के हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी इसके ऊपर हैं। हम्म अगर हम क्रिश्चियन लॉ की बात करें, तो क्रिश्चियन लॉ के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि लड़का और लड़की की एज शादी की 21 साल है। हम्म हाँ जी, और अगर हम वैसे देखें कि जनरल लॉज़ देखें, तो उसके अंदर आता है कि अगर आपने चाइल्ड की डेफिनेशन से बाहर निकलते हैं, तो चाइल्ड की एज जो है वो लिखी हुई है कि 16 साल तक जो है एक बच्चा कंसीडर होगा।
उसके बाद वो माइनर से मेजर में आ जाएगा। तो इसी तरह डिफरेंट लॉज के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन क्रिश्चियन लॉज के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो 21 साल है। लेकिन अगर हम जाएं कैनन लॉज के अंदर, कैनन लॉज कहते हैं कि एक लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेती है और 14 साल से बड़ी है और 21 साल से छोटी है, तो उस सूरत में वो शादी कर सकती है। लड़का भी वो क्या है 16 साल से बड़ा है और 21 साल से छोटा है, तो उस सूरत में भी शादी हो सकती है, लेकिन उसके साथ उन्होंने शर्त रख दी है कि गार्डियन की परमिशन होगी, अच्छा, अदरवाइज नहीं हो सकती। ओके। मैं सकी के ख़त की तरफ वापस आना चाहती हूँ। जैसे एंड में उसने कहा कि मुझे किसी माहिर की राय चाहिए। अब तो प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं, अब तो उसे पोस्ट मैरिटल चाहिए। तो जी, जी। इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगी उसे, हमारी सखी को? पहली चीज़ तो उज़्मा, आप जैसे एक माहिर नफ्सियात हैं, तो आपको पता है कि अभी जिस ट्रॉमा से वो गुज़र रही है, तो उसको सबसे पहले तो किसी ऐसे शख्स से मिलना चाहिए जो उसको इस ट्रॉमा से निकलने में हेल्प करे। दूसरी चीज़, जो उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको एक अच्छे डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, अच्छे एक गायनेकोलॉजिस्ट से, जो आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प करे कि असल में उसका क्या मसला था, उसको क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से बेबी की डेथ हो गई, और जब नेक्स्ट वो कंसीव करेगी तो वो आइंदा प्रॉब्लम्स के मुश्किलात से वो बच सके। और उसका जो ये भी आपको पता है कि जब बच्चे से रिलेटेड बहुत सारे फर्टिलिटीज़ के टेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकेशन है, तो उसको बजाएंगे। और इससे पता है आपको, जब ऐसी लड़कियां ऐसी सिचुएशन से गुजरती हैं तो वो सुपरस्टिशियस सिचुएशन की तरफ चली जाती हैं। कोई उसको किसी दरबार पे भेजेगा, जिधर एग्जैक्टली। भेजेगा वो चली जाएगी। तो ये अगर वो सुन रही हैं तो मैं उनसे ये एडवाइस करूंगी कि पहली चीज़ अच्छे डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, फिर अच्छे काउंसलर से जो उनको ट्रॉमा से, इन सारी चीज़ों से निकलने में, ओवरकम करने में मदद करे। और तीसरी चीज़, अपनी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको प्रॉपर टेस्ट करवाएं, चेक करवाएं कि उनके मसाइल क्या क्या हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। इसमें भी अक्सर बीवी को इल्ज़ाम लगाया जाता है ना, बीवी के ये टेस्ट करवाएं, ये दोनों के टेस्ट होना ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हो सकता है औरत के एग्स सही नहीं है, हो सकता है जो उसको मर्द की तरफ से चीज़ें मिल रही हैं वो सही नहीं है, तो दोनों का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, दोनों के मेडिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं नादिया। अब देखें, इसमें इसी को मैं कंक्लूजन की तरफ ला रही हूँ ख़त को, कि अब देखें कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि वो माँ बनने वाली थी, उसका बेबी होने वाला था, क्या सारी ज़िम्मेदारी उसी की थी? क्योंकि उसने कहा अब ससुराल मुझे बातें करता है। तो क्या फैमिली सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे नहीं चाहिए था? सबकी ज़िम्मेदारी नहीं थी उसकी केयर करते, बेबी की केयर करते, उसके हस्बैंड की या उसके इन लॉज की, और अब उसी को ही मतलब ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो इस सिलसिले में लीगल प्रोटेक्शन क्या है वुमेन की, जब ससुराल उसको इतना ट्रॉमाटाइज़ कर रहा है? असल में तो वो उसके ट्रॉमा को इंक्रीज़ कर रहा है ना, जिस भी यस। सिचुएशन से गई। देखिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये गारंटी दी गई है कि फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जहाँ तक फीमेल की बात है, तो फीमेल के लिए बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, मैटरनिटी के अंदर उसको बेनिफिट्स हैं, किस तरह उसकी केयर की जाएगी, न्यूट्रिशंस के बारे में, फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर लॉज अवेलेबल है। अब ये बनता है कि काउंसलिंग जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ जब कोर्ट तक मैटर पहुँचता है ना, तो फिर रिश्ते बनते नहीं हैं, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। कि हमारे यहाँ एक टैबू है कि लो अब ये कोर्ट 'ਚ चलेगी, हुण इहने तलाक ही लेनी है, असीं इहनूं रखना ही नहीं। तो ये वाली सिचुएशन से पहले डिस्कशन की हद तक, काउंसलिंग की हद तक वो जा सकती है लॉयर के पास, वो बता सकते हैं। लेकिन अगर मियाँ-बीवी बैठ के, अब तो सोशल मीडिया इतना वास्ट हो गया है कि आप अगर यूट्यूब खोलेंगे, उसके ऊपर हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, और मोबाइल तो सबके पास है। तो अब आप तो वो चीज़ों के एप्स भी आ गई हाँ जी, हैं बिल्कुल। जिसमें कि लोग आप देख देख सकते सकते हैं कि हैं एक कि फीमेल जो है 14 साल की, जैसे उन्होंने बताया, एक बच्चा का बनने के अंदर या उसकी प्रॉपर बच्चा पैदा होने के अंदर 9 महीने लगते हैं, और उसके डिफरेंट फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। हार्मोन्स का भी वो बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि वो कभी मूड स्विंग्स होंगे, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो शौहर का और ससुराल वालों का काम है। सास ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक फिनोमेना आता है कि औरत औरत को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो औरत जो है, माँ जो है ना, वो कह रही होती है कि मेरे बेटे की जो है ना हुकूमत मेरे हाथ से निकल गई है। और लड़ाई भी जो है वो कामों की है, वैसे कोई नहीं है कोई कि लड़ाई मेरे नहीं बेटे है। को इसने अपने हाथ के पे लगा दिया है, अब मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। तो वो वाली चीज़ों से हमें, मैं तो कहती हूँ कि सास ससुर को
और भी दो काउंसलिंग की ज़रूरत है ज़रूरत है कि कि आपके घर में आपने इतना चेंज आना है। चेंज आना है, आप एक्सेप्टेंस किस तरह है कि अब माँ की जो अथॉरिटी है वो हुक्म वाली आ जाएगी, उसको वो वाला ट्रू। बताना चाहिए कि अब उसका जो जिम्मेदारी है वो आपकी खत्म होगी, अब आपने दूसरे बच्चों पे ध्यान दे, अपने शौहर पे दे, और इसकी जिम्मेदारी आपके बेटे पे है। अगर बेटे को चाहिए कि वो बैलेंस रखे, माँ का जगह जो है वो माँ की रहेगी, बहन की जो जगह है बहन की रहेगी, और बीवी की जगह जो है वो बीवी की है, क्योंकि वो सारा कुछ छोड़ के आपके लिए आ रही है। अच्छा नरगिस, जैसे आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है चर्च मिनिस्ट्री के अंदर, क्या हमारे चर्चेज़ ऐसी कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जहाँ लोग आके काउंसलिंग सर्विसेज ले लेते हैं, मैरिटल या प्री मैरिटल? चर्चिज़ में पास्टर साहिबान कुछ हैं जो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने पास्टर्स पे, अपने पादी साहिबान पे ट्रस्ट भी करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा और ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, और चर्चिज़ को ज़्यादा एक्टिवली अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ सेमिनार्स, कुछ ट्रेनिंग्स वो इस पे होनी चाहिए। मंथली बेसिस पे या टर्म वाइज़ जैसे भी उनको सही लगता है, तो वो ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि और फिर उसमें दूसरी तरफ कलीसिया पे भी ज़िम्मेदारी आती है कि वो भी उसमें जाएँ, क्योंकि लोग अपने बच्चों को अकेडमी भेजना पसंद करते हैं बजाय के चर्च के किसी प्रोग्राम पे। तो मेरा ख्याल है ये दोनों तरफ हमें एज़ अ कॉन्ग्रीगेशन और एज़ अ चर्च लीडर हमें दोनों तरफ अपना-अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना है। अच्छा नादिया और नरगिस, जैसे हमारे प्रोग्राम अब एख्तिताम की तरफ जा रहा है, जी, जी। मैं चाहूँगी एक कमेंट दें ऑडियंस को भी, सखी को भी, बाइबल में से कोई एक कमेंट जो आप कर सकें मैरिज लाइफ के ऊपर। मैरिज लाइफ में मेरी फेवरेट वर्स है, जिसको खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना ना करें। करें। तो ये मेरी फेवरेट वर्स है। और फिर मसीह खुदावंद से जब सवाल किया गया डिवोर्स से मुतालिक, तो मसीह ने कहा तुम्हारी सख्त दिली की वजह से ये हुक्म हुआ कि तुम तलाक दे सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी तो चाहिए। कभी-कभी हम बहुत सख्त दिल हो जाते हैं। हाँ। तो सख्त दिल नहीं होना है। वो जो बेटी आई है आपके घर में, उसको भी जगह दें, उसको भी एक्सेप्ट करें होल हार्टेडली कि आपकी बेटी ने भी आगे जाना है। और ये लॉ ऑफ नेचर है, जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको वापस मिलेगा। तो आप दूसरों की बेटियों से प्यार करेंगे तो आपकी बेटियों के साथ भी अच्छा होगा। फिर अगेन याद रखें कि उनको खुदा ने जोड़ा, ब्लेस किया है, और अगर आप जुदा करेंगे तो इसकी सज़ा भी होगी। नरगिस और नादिया, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है और अवेयरनेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई सवाल हो या कोई कंसर्न हो, आप ज़रूर हमसे शेयर करें, अपनी ओपिनियन हमें बताएं। अगर कोई लगता है आपको कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड या काउंसलिंग रिलेटेड कोई ऐसा मैटर है, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए, लीगल रहनुमाई के लिए भी बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। अभी मैं और मेरी सखियाँ नरगिस और नादिया आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।